if in a nuclear reactor using uranium 235 as a fuel, the power output is 4.8 मेगावाट। ठीक, यानी एक सेकंड में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो वो है 4.8 मेगावाट, यानी 4.8 इंटू 10⁶ जूल, इतनी एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रही है। और ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फिशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई टूटेंगे। अगर एक यूरेनियम के न्यूक्लियाई को टूटने में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो एक यूरेनियम से रिलीज होती है 200 MeV एनर्जी, यानी 200 इंटू 10⁶ इंटू, या मैं ऐसे बताता हूं आपको, इस तरह से लिखते हैं, 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है एक यूरेनियम को तोड़ने पे। ठीक, तो 200 MeV का मतलब कितना हुआ, तो 200 हो जाएगा 200 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी लिबरेट होती है एक यूरेनियम से। तो एक जूल कितने यूरेनियम के लिए से लिबरेट होगी, तो 1/200 इंटू 1.6 और 10 की पावर ये मिलकर हो जाएगा 10⁻⁻13। इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई होंगे तब एक जूल एनर्जी लिबरेट होगी। तो 4.8 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कितने न्यूक्लियाई में लिबरेट होगी, तो इंटू 4.6 इंटू 10⁻6 कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। तो इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई जो हैं वो यूज होंगे। 1.6 से 4.8 कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 3/2, और पावर कितनी आने वाली हैं वो समझो आप, 10⁻6 है, और ये 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 10⁻⁻13, 2 जीरो हटाएंगे 10⁻⁻11, -11 ऊपर जाएगा तो +11, +11 और 6 हो जाएगा 17। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻17 यूरेनियम के न्यूक्लियाई डिके होंगे, तब उतनी एनर्जी लिबरेट होगी। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। ये एक न्यूक्लियस है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और इस जो बचेगा डॉटर न्यूक्लियस उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर हो गया Z-2, मास नंबर हो गया A-4, Z-2 A-4। सी पार्ट। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 1.6 क्यूरी एंड इट्स हाफ लाइफ इज 2.5 डेज। आफ्टर 10 डेज पूछ रहे हैं, तो 10 दिन में तो 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी, और 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो जो फाइनल एक्टिविटी होगी वो 1.6 इंटू 1/2 की पावर 4 के बराबर हो जाएगी, यानी 1/16 टाइम्स हो जाएगी, यानी एक्टिविटी बनेगी 0.1 क्यूरी। पहले 1.6 क्यूरी थी, तो अब एक्टिविटी बचेगी 0.1 क्यूरी। सी पार्ट। मीन लाइफ क्या चीज़ है, तो मीन लाइफ वो है जिसमें 63% ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मीन लाइफ में। तो 63% को अप्रोक्सीमेट 2/3 कर सकते हो। वैसे 2/3 63 होता नहीं है, 67% के या 66.66% होता है, बट इसमें और कोई आंसर है नहीं, तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा, अबाउट 2/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। अबाउट वो भी कह रहे हैं, अबाउट, एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं। 189 आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 डे 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन्स इन ए सैंपल। ठीक है, एक दिन में 1/16 पार्ट रह गया है, यानी एक दिन में 4 हाफ लाइफ चल गई होंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ बाद आधा, फिर 1/4, फिर 1/8 और 1/16, यानी 24 घंटे में 4 हाफ लाइफ चल गई। तो एक हाफ लाइफ जो है वो 6 घंटे की होगी। एक हाफ लाइफ कितने घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी। एक गामा रे फोटोन है, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट करता है। ठीक, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और उसमें रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप देख लेना, ये पहले असाइनमेंट में आ चुका है। ठीक है, 0.5 इसका हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन का, 0.5 पॉजिट्रॉन का, तो रेस्ट मास की वजह से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 0.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल फोटोन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो 1.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। बी पार्ट। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, पूछ रहे हैं W क्या होगा, तो आराम से समझो, नीचे Z और 2, तो Z+2 है, इसका मतलब Z तो उसका होगा नहीं, A+4 और यहाँ A+3, तो ये न्यूट्रॉन बन गया। ये क्या बचा, न्यूट्रॉन, नीचे बचा 0, ऊपर बचा 1, तो ये क्या हुआ, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सन एंड एटॉमिक बॉम्ब,
सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये आंसर बनेगा। सन में फ्यूजन होता है और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें फ्यूजन होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना होता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जो बीटा रेडिएशन होता है तो वो न्यूक्लियस से निकलता है, और न्यूक्लियस से कैसे निकलता होगा, उसमें एक न्यूट्रॉन का डिके होता होगा, प्रोटॉन बनता होगा, इलेक्ट्रॉन बनता होगा, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना होता है कि वो न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, डेल्टा एक्स जो है वो न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, न्यूक्लियस का डेल्टा एक्स बहुत कम होता है, तो उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है, और उसी को हम कहते हैं बीटा रेडिएशन। बेटा रेडिएशन, बेटा होता है, बेटा बीटा नहीं होता, बेटा रेडिएशन होता है। सी पार्ट, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका सेपरेशन ये दिया है, नेट फोर्स उनके बीच में F1 है अगर दोनों न्यूट्रॉन्स हैं, F2 है अगर दोनों प्रोटॉन्स हैं, लेट्स सी दोनों प्रोटॉन्स हैं, और F3 है अगर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ये तीनों सेम होंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज ब्लाइंड होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके बीच में बराबर फोर्स लगता है, ठीक। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली, ठीक। तो एक को मान लेता हूं मैं ए, एक को मान लेता हूं मैं बी, दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम थे, N0 और N0, और मीन लाइफ एक की है टाउ और दूसरे की है 5 टाउ। डिके प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस आर स्टेबल, द डिके प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस आर स्टेबल, दोनों केसेस में जो डिके के प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है, फर्दर डिके नहीं हो रहा। ए प्लॉट इज मेड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में कह रहे हैं कि किस तरह से बात बनेगी। तो मान लिया टी टाइम के बाद ए के कितने न्यूक्लियाई होंगे, तो ए के जो न्यूक्लियाई होंगे Na वो होंगे आपके N0 e⁻⁻ लैम्डा टी, तो लैम्डा 1/टाउ होता है। ये बी के कितने न्यूक्लियाई होंगे, तो बी के होंगे N0 e⁻⁻ लैम्डा टी, और लैम्डा 1/टाउ होता है और इसका 5 टाउ है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन जो होगा वो हो जाएगा Na प्लस Nb। तो यहां से जो बन रहा है वो N0 e⁻⁻t/टाउ, N0 कॉमन आ जाएगा, प्लस e⁻⁻t/5 टाउ, ये रिलेशन बनेगा। अब इसका आपको ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इवेंचुअली तो देखो सबको जीरो ही हो जाना है, ठीक है, इवेंचुअली तो क्या हो जाना है, जीरो ही हो जाना है, तो ये वाला तो नहीं बनेगा ठीक है। और इसमें कह रहे हैं पहले कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट क्यों रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी गलत है। और ये थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ है, ये तो सिंगल वाला अगर होता e⁻⁻t/2 तो ये बनता, तो मेरे हिसाब से जो ये हो भी सकता है, ठीक है, ये हो भी सकता है, ठीक है, सी और डी में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें एक पॉइंट हम समझ सकते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक बार कम हो गए तो ये बढ़ कैसे गए, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई कहाँ से आ गए, ये तो नहीं हो पाएगा। एक बार अगर कम हो गए, कम होने का रेट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन लगातार कम ही होने हैं, बढ़ने तो है नहीं। तो इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि एक बार कम करने के बाद बढ़ गए, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। पहले में क्या फॉल्ट था कि टाउ टाइम तक कांस्टेंट क्यों रहे, भाई डिके तो होना शुरू हो ही जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें जीरो नहीं हो रहे हैं लास्ट में, और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक बार कम होने के बाद ये बढ़ कैसे गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई कहाँ से आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि एक बार कम हो गए तो बढ़ना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। तो बिना कैलकुलेशन के, मतलब बिना इस इक्वेशन को एनालाइज करे हम ये बता सकते हैं कि आंसर जो है इनमें बेस्ट आंसर जो मैच करेगा वो क्या होगा, आपका डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट होगा। Pick out the correct statement which is true. Pick out the statement which is true. The energy released per unit mass is more in fusion and that per atom is more in fission. बिल्कुल सही है। अगर हम पर यूनिट मास के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, ऐसे समझो, यूरेनियम का एक न्यूक्लियाई अगर टूटेगा तो 200 MeV रिलीज होती है एनर्जी, और दो ड्यूटेरियम अगर फ्यूज होंगे 1H2 और 1H2 अगर फ्यूज होंगे तो आपके अराउंड 23 या 24 MeV के आसपास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो अगर आप नंबर पर यूनिट एटम सोचोगे, पर एटम, तो पर एटम तो आपका फिशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। यूरेनियम के एक एटम ने 200 दे दिया, जबकि ड्यूटेरियम के 2 एटम ने मिल के फ्यूज होकर सिर्फ 24 दे पाई। तो पर एटम जो है वो किस में ज़्यादा है,
फिशन में। लेकिन अगर आप पर यूनिट मास देखोगे तो यूरेनियम का मास होता है 235, मैं सोच लेता हूँ इसको, तो 235 एटॉमिक मास वाले ने 200 दी है, और यहाँ पे टोटल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 वाले ने दिए 24। तो अगर आप पर यूनिट मास निकालोगे तो इसमें पर यूनिट मास कितनी आ जाएगी 200/235, ये पर यूनिट मास हो जाएगी, और इसमें पर यूनिट मास निकालेंगे तो 24/4। तो पर यूनिट मास देखोगे तो फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और पर यूनिट एटम या पर मोल देखोगे तो फिशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट। A heavy nucleus at rest breaks into 2 fragments which fly off with velocities in ratio 8:1। ठीक है, हैवी न्यूक्लियस था, ये 2 पार्ट में टूट गया। भारी वाला जाएगा कम वेलोसिटी से v से, और हल्का वाला जाएगा ज़्यादा वेलोसिटी से 8v से। ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी 8 टाइम्स है तो अगर मैं कहूँ इसका मास m होगा तो इसका मास 8m होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन ये कहेगी m1v1 = m2v2। तो मास अगर इसका 8 गुना है इस न्यूक्लियस का, तो इसका वॉल्यूम भी 8 गुना होगा, और वॉल्यूम 8 गुना होगा तो रेडियस इसकी दुगनी होगी। तो अगर इसकी रेडियस r होगी तो इसकी रेडियस क्या होगी 2r होगी। सो द रेशियो इज 1:2, 1:2, 2:1 नहीं 1:2। मैंने इसको फर्स्ट माना है, ये मेरा पहला सेटअप है और ये मेरा दूसरा सेटअप है, तो रेशियो बन रहा है 1:2। ए पार्ट। बीटा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, बीटा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहाँ से निकले होते हैं, न्यूक्लियस से निकले होते हैं, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं। ये नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर पहले से थे प्रेजेंट, फिर उनका मन कर गया तो बाहर आ गए, वो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का डिके होगा, प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत बाहर आता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। The radioactivity of a nuclide become 1/64 of its initial value in 60 सेकेंड। तो 1/64 होने में कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी, तो एक हाफ लाइफ में 1/2, 2 हाफ लाइफ में 1/4, 3 में 1/8, 4 में 1/16, 5 में 1/32 और 6 में 1/64, यानी 6 हाफ लाइफ लग जाएंगी आपकी। 6 हाफ लाइफ 60 सेकेंड्स में, तो एक हाफ लाइफ 10 सेकेंड्स में। If freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours emit radiation of intensity which is 64 times the permissible level। जितना permissible level है, जितना safe level है, उसका 64 times है। तो कितनी देर में वो safe level में आ जाएगा, तो कितनी हाफ लाइफ लगेंगी 6 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ में 64 से 32, फिर 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, यानी 6 हाफ लाइफ लगेंगी। और एक हाफ लाइफ 2 घंटे की है, तो टोटल कितनी देर के बाद, 12 घंटे के बाद वो सेफ लेवल में आ जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके यूरेनियम 238 जो है वो चेंज हो रहा है, पीए कुछ होता होगा। ठीक, 234 में ड्यूरिंग दिस डिके पार्टिकल क्या क्या एमिट होंगे, तो बना लेते हैं हमारे लिए। U92 238 है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसी और एलिमेंट में, और ये है 91 और ये है 234। तो पहली बात तो ये इसमें 4 की कमी है, तो एक अल्फा पार्टिकल तो भाई निकलेगा। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो इसमें 2 की कमी आ जाएगी, तो 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 91, तो एक बीटा माइनस भी निकाल देंगे, तो एक अल्फा पार्टिकल और एक इलेक्ट्रॉन डिके होगा, एक बीटा माइनस पार्टिकल भी निकलेगा। -1 बीटा 0, -1 बीटा 0, एक इलेक्ट्रॉन और एक बीटा माइनस, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर 50 है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो +50 के बराबर होगा, और ये अल्फा पार्टिकल है, इस पे चार्ज होगा +2 के बराबर, और इसको आपने फेंक दिया किसी काइनेटिक एनर्जी से, और ये पूछ रहे हैं ये पास से पास कितना पास जा पाएगा। तो जब ये सबसे पास होगा तो ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा, और इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बनेगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और यही काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी तो ये K Q1 Q2 अपॉन R, Q1 कितना है +50 E,
Q2 कितना है, +2E अपॉन R। ये R आपको फाइंड करना, R या R0 कह सकते हैं, ठीक है। तो R0 जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁸, 9 × 10⁹ इंटू 50 × 2, ये हो जाएगा 100। और ई स्क्वायर जो होगा, ई स्क्वायर, तो उसमें मैं एक ई की वैल्यू डाल रहा हूँ, अभी समझते जाना आप, और एक को मैंने ई रहने दिया। क्यों, अभी समझ में आएगा। क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी दी है 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट, एक ई से एक ई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जरा देखते हैं क्या आंसर बनने वाला है। 10⁶ से कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ बचेगा, यहाँ 10⁻³ है, 10⁻19 है, ठीक है। 10⁻³ और 2 जीरो ये हैं तो 10�5 हो गया, 10�5 ये हो, 10⁻19 है, तो 10 की पावर कितना बचेगा, -14 बचेगा ये। और क्या बचेगा, और बचेगा 9 × 1.6 अपॉन 6। तो शायद जब आप इसको सेटल करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5, ये 1.6, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 10 की पावर कितनी चलेगी, -14 मीटर, यानी अल्फा पार्टिकल इतनी डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा। तो वो बनेगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसी से हमें पहली बार ये पता लगा था कि न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए। तो न्यूक्लियस का साइज ये जो वैल्यू आई है इससे तो कम ही होना चाहिए, यानी 10 की पावर -14 के ऑर्डर से तो कम ही होना चाहिए। तो न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 के ऑर्डर में जो है वो हम मानते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये न्यूक्लियस तक पहुंचा नहीं होगा। अगर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में घुस जाता तो फिर ये बाहर नहीं आता वापस, ठीक है, रिबाउंड नहीं करता, वो तो फिर फ्यूज हो जाता, और फ्यूज हो जाता और न्यूक्लियस का ही पार्ट बन जाता वो। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आर बिलीव्ड टू बी, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियाई में क्या क्या होता है, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ए पार्ट। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स दो चीजें होती है। मॉडरेटर का काम क्या होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना, और कंट्रोल रॉड्स का काम होता है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उनको एब्जॉर्व कर लेना। मॉडरेटर की तरह कौन काम करता है, हैवी वाटर काम करता है, और ग्रेफाइट जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं उसमें बोरोन और कैडमियम की रॉड्स यूज करते हैं। तो मॉडरेटर का काम क्या है, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। कैपिटल M, MP, Mn जो है वो मास ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास दिए हैं। तो किसका ज़्यादा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है वो टोटल न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है, ठीक। इसका मतलब Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो है ये पूरा ये ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के टोटल मास से। और ये जो मास में जो चेंज होता है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट ही बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मेट में डेसिपेट होता है। और उसी को अगर हम टोटल ए से डिवाइड करें, मास नंबर से डिवाइड करें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बन जाती है। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय रॉड्स ऑफ कैडमियम हुज गोइंग इन रिड्यूसेस द रेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चेन रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल के अंदर रखते हैं कैडमियम रॉड से। कैडमियम रॉड जो है वो कंट्रोल रॉड्स हैं, और उनको अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में अगर इंसर्ट करेंगे अंदर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रिएक्शन है वो कम हो जाएगी। ए थिक कंक्रीट शील्ड इज यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, गलत है। स्पीड को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। हैवी वाटर और ग्रेफाइट मॉडरेट्स द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टर, नहीं, ये एक्टिविटी को ये मॉडरेट नहीं करेगा। ये मॉडरेटर का काम ये होगा कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनको स्लो करना। एक्टिविटी कम या ज़्यादा करने का काम जो है वो कंट्रोल रॉड्स का है। A fuel used in natural uranium which is mostly the fuel used is natural uranium which is mostly uranium 235, ठीक है। तो अब यहाँ डिस्प्यूट है ये, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो यूरेनियम नहीं यूज कर रहे हैं, प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं, प्लूटोनियम 239, ठीक है। प्लूटोनियम 239 जो यूज कर रहे हैं, तो उसको आप नेट पे एक बार चेक कर लेना कि सबसे ज्यादा है, सबसे कॉमन फ्यूल कौन सा, यूरेनियम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूरेनियम जो है उस यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको यूज किया जाता है मोस्टली। A particular nucleus in a large population of identical radioactive nuclei did survive 5 half-life of that isotopes.
देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस न्यूक्लियर विल सर्वाइव द नेक्स्ट हाफ लाइफ। पूरी हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाफ होती है, क्योंकि हाफ लाइफ में आधे डिके हो जाते हैं, आधे बच जाते हैं, तो टोटल के आधे हमेशा डिके होने हैं, आधे बचने हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के एक हाफ लाइफ में, चाहे वो हाफ लाइफ कौन सी भी हो, पहली हाफ लाइफ हो, दूसरी हाफ लाइफ हो, तीसरी, जैसे मैं कहूँ कोई न्यूक्लियस है 5 हाफ लाइफ सर्वाइव कर चुका है, अब छठी हाफ लाइफ सर्वाइव करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। ठीक, फिर छठी हाफ लाइफ मान लिया सर्वाइव कर गया, अब की 7वीं हाफ लाइफ भी सर्वाइव करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी फिर से हाफ हो जाएगी। हाँ, अगर ये कहा जाए कि पहली हाफ लाइफ सर्वाइव करे और दूसरी हाफ लाइफ, इकट्ठा बोला जाए कि पहली और दूसरी दोनों ही हाफ लाइफ सर्वाइव कर जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 1/4 होगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहली हाफ लाइफ सर्वाइव कर चुका है, अब बताओ दूसरी हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो हाफ होगी। ठीक है, तो इसमें 5 हाफ लाइफ सर्वाइव कर चुका है, अब छठी हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। लेकिन अगर शुरुआत से पूछा जाता कि टोटल 6 हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2 की पावर 6, 1/32 या 1/64 हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगा। ठीक, तो वो अलग अलग मतलब है उनका। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, डिसइंटीग्रेशन, मीडियम, बाहर का मीडियम क्या, उससे कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शन, बॉन्डिंग, मॉलिकुलर बॉन्डिंग, किसी से कोई लेना देना नहीं, न्यूक्लियर फिनोमेना है वो। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता उसको। एक न्यूक्लियस है 238 का, वो फ्री स्टेट में डिके होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये 218 का है, 218 का है, तो जब ये डिके करेगा 218 का, एक अल्फा पार्टिकल बनाएगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 हो जाएगा, और 214 वाले का 218 वाले का होगा 214, 4 कम हो जाएगा। और जो अल्फा पार्टिकल जब जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिकॉइल एनर्जी इसकी पूछ रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली जब ये एक्सप्लोड करेगा तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, पी जो है वो सेम होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास के इनवर्स रेशियो में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 214 डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब 4 जिसका मास है, वो आपका बनेगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 4 अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई दैट इज 214। ठीक, तो रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएगी? 4/214 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब पूरा मल्टीप्लाई कर लो और ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें जो आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है, तो उन्होंने उसी फॉर्मेट में दिया है, ए पार्ट आंसर मैच कर जाएगा, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर ए रेडियोएक्टिव सैंपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिके करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। ठीक, तो आराम से समझना। मान लिया शुरुआत में n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, तो 1 सेकेंड के बाद कितने बचेंगे? तो बचेंगे n0 e⁻⁻ लैम्डा टी, टी की वैल्यू 1। तो 1 सेकेंड में डिके कितने कर गए होंगे? तो 1 सेकेंड में डिके कर गए होंगे n0 n0 e⁻⁻ लैम्डा, इतने न्यूक्लियाई डिके कर गए होंगे। ठीक, तो 1 सेकेंड में डिके हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई अपॉन नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई अपॉन नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई, तो ये होगा 1 सेकेंड में डिके करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 1 सेकेंड। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या फेवरेबल जो भी हो रहे हैं, ठीक है, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ फेवरेबल मतलब डिके करने की बात कर रहे हैं, तो कितने डिके हुए अपॉन टोटल, ये डिके होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ये पूछी जाती कि 1 सेकंड सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 सेकंड के बाद कितने बचे अपॉन टोटल, वो सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो बस अब ये आपका, अब ये n0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 e⁻⁻ लैम्डा, ये बनेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इन 1 सेकेंड, ये बनेगा आपका। ठीक है, डिक्रीजेज कंटिन्यूसली विद टाइम, इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट, क्योंकि इसमें n0 जो था वो कैंसिल आउट हो गया, शुरुआत में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। द काउंट रेट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल डिमिनिशेस फ्रॉम
1024 टू 128, तो देखते हैं कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी। 1024 पहले काउंट रेट था, एक के बाद कितना बचेगा 512, एक हाफ लाइफ। दो हाफ लाइफ के बाद कितने बचेगा 256, एक हाफ लाइफ और जाएगी तो कितना बचेगा 128। तो कितनी हाफ लाइफ चलेगी, एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, 2 मिनट में 3 हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ पता लग जाएगा आपको, 2 मिनट में 3 हाफ लाइफ। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, और उसमें 3 हाफ लाइफ मतलब 40 सेकेंड की हाफ लाइफ है आपकी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि 3 मिनट 20 सेकेंड में, तो जरा देखते हैं 3 मिनट 20 सेकेंड में कितनी हाफ लाइफ चली जाएंगे। 3 मिनट का मतलब हुआ 3 × 60 प्लस 20 सेकेंड, तो ये 200 सेकेंड में, 200 सेकेंड में तो 5 हाफ लाइफ चली जाएंगी। अब 5 हाफ लाइफ में देखें कहाँ पहुँचेगी कहानी, तो 1024 से कहानी शुरू होती है और 5 हाफ लाइफ में कहाँ पहुँचेगी, तो एक हाफ लाइफ में 512, एक हाफ लाइफ, अगली हाफ लाइफ में 256, अगली हाफ लाइफ में 128, अगली हाफ लाइफ में 64, 4 हाफ लाइफ हो गई, और अगली हाफ लाइफ में 32। तो 5 हाफ लाइफ में जो है वो 32 डिके पर सेकंड या काउंट रेट या डिसइंटीग्रेटर पर सेकंड रह जाएगा, ठीक है। तो 32 आंसर बनेगा आपका, बी पार्ट। A proton and an alpha particle having the same energy moves head-on towards a gold nucleus at rest. The ratio of the distance of the closest approach. ठीक है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो कंसेप्ट ये बनता है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। के गोल्ड का न्यूक्लियस है तो ZE, और दूसरा जो है अपॉन R, दूसरा जो है वो एक केस में प्रोटॉन है, एक केस में अल्फा पार्टिकल, तो एक केस में सिर्फ आएगा E और एक केस में आएगा 2E। ये समझ में आया, एक केस में आएगा E और एक केस में आएगा 2E। तो R का जो फॉर्मूला आएगा वो K ZE और यहाँ ब्रैकेट छोड़ देता हूँ अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, K की वैल्यू सेम है, गोल्ड का न्यूक्लियस सब सेम है, तो एक केस में जब E आएगा तो वो प्रोटॉन का आ जाएगा, और जब यहाँ 2E आएगा तो वो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डबल होगी प्रोटॉन से, तो इनका जो रेशियो आएगा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो, तो वो 1:2 आ जाएगा, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी बात कि क्या बात हो रही है। If freshly prepared radioactive sample of half-life 1 hour emits radiation that are 128 times the intense as the permissible safe limit, सेफ लिमिट से 128 गुना ज़्यादा है, तो कितनी देर में सेफ लिमिट में आ जाए, कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी, तो 128 के बाद 64 एक हाफ लाइफ, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हाफ लाइफ लग गई। 7 हाफ यानी 7 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एक हाफ लाइफ 1 घंटे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, इसको हिट कर रहा है तो पार्टिकल क्या एमिट होगा, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, न्यूट्रॉन इसमें एमिट होता है। ट्वाइस He4 जो है वो अगर बेरिलियम के न्यूक्लियस में हिट करे और फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन निकलता है 0 and 1, और क्या बनता है, तो नीचे बनेगा 6 कार्बन, और ऊपर कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया, एक बाहर निकल गया 12, तो कार्बन 12 बनता है आपका, और एक न्यूट्रॉन बाहर होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बी पार्ट। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी चैडविक ने 1932 में करी थी, तो वो यही न्यूक्लियर रिएक्शन है कि इसका बॉम्बार्डमेंट करके न्यूट्रल रेडिएशन निकला था, फिर उसका नाम न्यूट्रॉन रख लिया गया था। इस सैंपल कंटेन 16 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, हाफ लाइफ 2 दिन है, 32 दिन के बाद क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, 16 ग्राम का 32 दिन के बाद क्या होगा, हाफ लाइफ 2 दिन है, तो 2 दिन है और हाफ लाइफ, इसका मतलब 16 हाफ लाइफ हो जाएंगी। 32 दिन में हाफ लाइफ 2 दिन है और 32 दिन की बात हो रही है, तो 16 हाफ लाइफ हो जाएंगी, तो 1/2 की पावर 16, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला, आराम से डिवाइड करना, और आंसर आपका मेरे हिसाब से 1 ग्राम, हाफ ग्राम, 1 ग्राम तो कहाँ होगा, आंसर 1 मिलीग्राम से भी कम होने वाला है, ठीक है। ए पार्ट आंसर बनेगा, बिना कैलकुलेट करे ए पार्ट पता लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, बी पार्ट। एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मिलीग्राम मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, 1 मिलीग्राम को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो E = mc²। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है, E = mc²। तो 1 मिलीग्राम है यानी 1 × 10⁻³ ग्राम, और उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो × 10⁻³ फिर करेंगे, तो अब ये बना 1 मिलीग्राम से केजी,
इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16। तो ये आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी 1 मिलीग्राम मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन दी है ऑक्सीजन 16 की और ऑक्सीजन 17 की भी दी हुई है, और पूछ रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो बना लेते हैं कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन 17 है और उससे हमें क्या बनाना है, ऑक्सीजन 16 और एक न्यूट्रॉन बाहर कर देना है। ये सिचुएशन है 880। तो अगर एनर्जी लग रही है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, क्या होगी, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होगी, एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जनरली हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी। मैं फिर से बताऊँ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और सिस्टम कम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो क्यू वैल्यू जो आएगी वो आएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो कितनी आएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो पर न्यूक्लियन है 7.75 और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 17 है, माइनस और प्रोडक्ट की कितनी है, तो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन 16 के लिए पर न्यूक्लियन है 7.97 और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 16 है। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्व करके कितना होने वाला है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कुछ सॉल्व करके ये आपका आ रहा है 4.23। तो इतनी एनर्जी लगेगी इस प्रोसेस से इस प्रोसेस को बनाने में। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है, पर न्यूक्लियन की बात नहीं हो रही। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी प्रोडक्ट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी रिएक्टेंट की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी प्रोडक्ट्स का मास ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। तो दोनों तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज डिकेज बाई साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद रिस्पेक्टिव हाफ लाइफ। ठीक है, साइमल्टेनियस जो है वो एमिशन हो रहा है, साइमल्टेनियस डिके हो रहा है। एक की हाफ लाइफ 1620 और दूसरे की हाफ लाइफ 810 साल है। ठीक है, और पूछ रहे हैं वो टाइम बताना है जिसमें 1/4 रह जाए। ठीक है, जो सैंपल है वो क्या रह जाए आपका 1/4 रह जाए। लगातार डिके हो रहा है। ठीक है, एक साइड से λ1 डिके हो रहा है, एक साइड से λ2 डिके हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो लैम्डा नेट का फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर पैरेलल डिके है साइमल्टेनियस डिके है तो वो λ1 + λ2 होता है। या हाफ लाइफ, नेट हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका T1 T2 अपॉन T1 + T2। तो हम नेट हाफ लाइफ निकाल लेते हैं कितनी आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 1620 × 810 अपॉन 1620 + 810। तो 1620 + 810 अगर आप करोगे तो 2430 आ जाएगा ये, प्लस तो इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें 1620 को तो ये 540 आ रहा है। यानी पैरेलल डिके की जो नेट एवरेज लाइफ है, नेट एवरेज हाफ लाइफ है, वो 540 साल हो रही है। अब पूछ रहे हैं कि 1/4 कितनी देर में रह जाएगा। तो 1/4 तो टोटल 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी। तो 540 और 540 मतलब 1080 साल लग जाएंगे 1/4 होने में। तो इसका आंसर आएगा 1080 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द रिएक्शन 1s2 1s2 ऐड होकर ट्वाइस He4 बना रहे हैं और x क्या होगा। तो देखो Z नंबर सेम है, A नंबर सेम है, तो न तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता, न तो ये प्रोटॉन हो सकता, न तो ये न्यूट्रॉन हो सकता। हाँ, फोटोन जरूर हो सकता है। ठीक है, फोटोन बिल्कुल हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन भी चल रहा है और मास नंबर का कंजर्वेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो x में ना एटॉमिक नंबर होगा ना मास नंबर होगा, तो x कैन बी ए फोटोन।
हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 48 डेज, और पूछ रहे हैं कितने दिन में 1/16 जो है वो अनडिकेड रह जाएगा, तो 1/16 में तो 4 हाफ लाइफ लगती हैं, तो टोटल जो टाइम होगा वो हो जाएगा 4 × 48, इतने डेज जो है वो लग जाएंगे। मॉडरेटर इज यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर का काम क्या है? टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल जो है वो लैम्डा है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ पूछ रहे हैं, तो हाफ लाइफ होगी ln 2/λ और मीन लाइफ होगी 1/λ। एक न्यूक्लियस है, उसमें से एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल निकले हैं, तो जरा निकाल देते हैं। ये है m और ये है सॉरी नीचे वाला मास एटॉमिक नंबर है n और मास नंबर है m। अगर इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे तो जो भी बचेगा ये, तो मास नंबर में तो 4 की कमी आ जाएगी, 8 की कमी आ जाएगी, m-8, और एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आ जाएगी, ये बनेगा। और उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल निकाल दिए। अब कुछ नहीं कहा जाता तो बीटा माइनस मानते हो, बीटा माइनस निकलने से जो मास नंबर है उसमें इंक्रीमेंट होता है, तो 2 बीटा माइनस निकालोगे तो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल बचेगा जिसका नाम हम कुछ y रख रहे हैं, तो यहाँ आएगा n-2 और ये आएगा m-8। नहीं सॉरी, यहाँ गलती हो गई, यहाँ एक अल्फा पार्टिकल मैंने 2 निकाल दिया, दोबारा से करेंगे। x(n)m, एक अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो जो भी बनेगा, मैंने z नाम रख लिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम रखने से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ m-4 हो जाएगा और n-2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 बीटा पार्टिकल निकले हैं, कुछ नहीं कहा जाता तो बीटा माइनस मानते हैं उसको। तो एक बीटा पार्टिकल निकलने से z में 1 का इंक्रीमेंट होता है, 2 बीटा पार्टिकल निकलने से z में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये वापस से n आ जाएगा। और अगर ये वापस n आ गया तो उसको बोलेंगे हम फिर x ही बोलेंगे उसको, x, और वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m-4। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट। एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन, एनर्जी किसकी वजह से होती है? फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन तीनों में? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल हीलियम होता है, और हीलियम कौन सा वाला? 4 वाला, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज नंबर ऑफ न्यूक्लियन का ग्राफ देखोगे तो हीलियम इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल हीलियम हो जाएगा। आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल है, और वो टूटता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, और उसकी हाफ लाइफ 8 मिनट्स होती है। सी पार्ट। और प्रोटॉन स्टेबल होता है, प्रोटॉन जो है वो हार्डेस्ट पार्टिकल है, और उसकी हाफ लाइफ आई थिंक शायद 10⁻32 ईयर्स कुछ ऐसे होती है, और वो करंट यूनिवर्स की एज से कहीं गुना ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? Beta rays are same as cathode rays, gamma rays are high energy neutrons, alpha particles are singly ionized helium atoms, protons and neutrons have exactly the same mass। अब जरा एक एक करके समझते हैं। protons and neutrons had exactly the same mass, गलत, exactly नहीं है। alpha particles singly ionized helium atom से नहीं, doubly ionized, helium का न्यूक्लियस है वो, तो ये भी गलत। गामा रेज जो है वो फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ये भी गलत। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट। बीटा रेज आर सेम एज द कैथोड रेज। जब कुछ नहीं दिया जाता तो बीटा को हम इलेक्ट्रॉन्स ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी पूछ रहे हैं न्यूक्लियस की, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी, सभी न्यूक्लियस जो है उनका मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी सेम ही होता है। डेंसिटी सबकी अक्रॉस द न्यूक्लियस सेम होती है, और वो 10⁻17 के ऑर्डर में होती है। एक्चुअल वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। बी पार्ट। हाफ लाइफ आपको दी है, डिके कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। डिके कांस्टेंट जो होता है वो होता है ln2 बाई हाफ लाइफ। आराम से सारी वैल्यू डालो। अगर आप डेज में वैल्यू डालोगे तो आंसर डेज इनवर्स में आ जाएगा। ln2 की वैल्यू 0.69 होता है, 0.7 भी डाल सकते हो आप, 0.7 भी डाल सकते हो, 0.7/77 डेज इनवर्स। आराम से डिवाइड करो, आपको आंसर मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में 7n14 बार्स बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स वर रिजेक्टेड। बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। 7n14 है और अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया 2He4 का, और एमिट जो हुए हैं वो प्रोटॉन्स एमिट हुए हैं 1H1, तो और क्या बना होगा? तो ये 7 और 2 9 होता है, एक यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 8 है, तो ये ऑक्सीजन होगा।
14 और 4 18 होता है, 18 में से एक 1 माइनस कर देंगे तो 17, तो ये बनेगा ऑक्सीजन 817 बनेगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम 1000 to 100 इन 2 days। 1000 से 100 हो गए हैं कितने दिन में? 2 दिन में, 2 days। तो नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 4 days, तो अगर 2 दिन में 1/10 हो गए हैं तो अगले 2 दिन में जो बच गया उसका भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में इस तरह का फॉर्मेट हमेशा चलता है। तो अगले 2 दिन में कहोगे तो उसका भी 1/10 हो जाएगा, यानी 10 बचेंगे। अगर मैं पूछूं अगले 2 दिन में क्या होगा तो उसका भी 1/10 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। ठीक है, थियोरेटिकली तो हो ही सकता है। देन द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 4 days, टोटल 4 दिन के एंड में कितने नंबर ऑफ एटम बचेंगे? 10। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1 year, देन इट्स हाफ लाइफ। मीन लाइफ अगर 1 साल दी है तो हाफ लाइफ कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है, हाफ लाइफ जो होती है वो होती है ln 2 टाइम्स मीन लाइफ, यानी 0.693 टाइम्स एवरेज लाइफ मीन लाइफ। अगर मीन लाइफ 1 साल है तो हाफ लाइफ हो जाएगी 0.693 ईयर्स, ए पार्ट। टू जनरेट पावर ऑफ 3.2 मेगावाट्स कितने यूरेनियम टूटेंगे? और एक यूरेनियम से 200 MeV एनर्जी मिलती है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन तो आप कर लो, हो जाएगा वो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विल गेट डिसइंटीग्रेटेड इन ए पीरियड ऑफ 2 हाफ लाइफ? 2 हाफ लाइफ में 3/4 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 1/4 बचेगा, डी पार्ट। द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर फिशन इज। ठीक है, एक यूरेनियम 235 टूटने से कितने न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं? तो आंसर है इसका 3 प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, प्रोड्यूस पर फिशन। ठीक, एवरेज नंबर पूछ रहे हैं तो इसमें आंसर बहुत अजीब से हैं, मोर देन 5, 3 to 5, 1 to 2, 2 to 3। बट हमें पता है यूरेनियम, एक यूरेनियम टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको चेक करें, मैंने उसको चेक किया कि प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो जो न्यूक्लियर फिशन का इवेंट है तो जो तुरंत निकलते हैं, इमीडिएटली एमिटेड जो होते हैं, जो इमीडिएटली एमिटेड होते हैं उनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और कुछ डिलेड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो कुछ देर बाद जो है वो एमिट होते हैं। ठीक, तो इसमें उन्होंने यूरेनियम 235 के बारे में नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यूरेनियम 235 के बारे में लिखा हुआ है कि यूरेनियम 235 जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और डिके होता है। ठीक है, और 2 लार्ज फिशन फ्रेगमेंट्स में टूटता है, वो बेरियम और क्रिप्टन। ठीक है, और दीज फ्रेगमेंट्स एमिट 2 और 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। 2 या 3 फ्री न्यूट्रॉन्स एमिट करता है, ऑन एन एवरेज 2.5 होगा। और सब्सिक्वेंट फिशन फ्रेगमेंट ओकेजनली अंडरगो ए स्टेज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके दैट यील्ड्स एन एडिशनल न्यूट्रॉन। तो जो हमने पढ़ा था क्लास में कि यूरेनियम टूटता है, बेरियम क्रिप्टन बनते हैं और टोटल 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। उन 3 में से 2 न्यूट्रॉन जनरली जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, और कई बार एक जो न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा डिलेड न्यूट्रॉन होता है, थोड़ी देर बाद में निकलता है। ठीक है, डिलेड न्यूट्रॉन। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो यहाँ एक नई बात पता चली, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो जनरली 2 to 3 जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एवरेज नंबर अगर लिखना होगा तो हम 2.5 लिख सकते हैं, और कहना होगा तो ऐसे कह सकते हैं 2 to 3 जो है वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। An atom of mass number A and atomic number Z emits successively an alpha particle, a beta particle and gamma ray। पहले अल्फा निकाला, फिर बीटा निकाला, फिर गामा निकाला। द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एट द ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई एटॉमिक लिख लेते हैं, ये Z है, ये A है। एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो भी बनेगा ये Z-2 होगा, ये A-4 होगा। उसके बाद फिर एक बेटा पार्टिकल निकाला, बेटा पार्टिकल निकाल के अगर ये कुछ बन रहा है, W कह देता हूँ मैं इसको, तो ये बनेगा Z-1 और ये बनेगा A-4। और गामा रेडिएशन के निकलने से Z और A में कोई फर्क नहीं होता, तो Z-1 और A-4 जो है वो आंसर रहेगा। Z-1 A-4 ए पार्ट आंसर बनेगा। 3/4 ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए रेडियोएक्टिव 3/4 of the active nuclei present in the radioactive sample decays in 3/4 सेकेंड। 3/4 डिके हो रहे हैं, तो 3/4 डिके होने में तो 2 हाफ लाइफ लगती हैं। तो जो 2 हाफ लाइफ होगी वो आपका 3/4 सेकेंड्स हैं। तो एक हाफ लाइफ किसके बराबर होगी?
3/8 सेकेंड्स के बराबर होगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, एटॉमिक मास जो यूनिट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 या 1.67 भी लिख सकते हो आप, यहाँ 1.67 भी लिखा है सारे, तो इंटू 10⁻⁻27 kg, वैसे 1.66 लिखते हैं उसको हम। और इससे एनर्जी कितनी कन्वर्ट होती है, तो वो होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम 931 को आंसर मान लेंगे, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। सर्टेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स क्वांटिटी इन 16 डेज। 16 दिन में 25% रह गया है, 1/4 रह गया, तो 1/4 रहने का मतलब 2 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ कितने दिन की होगी, 8 दिन की। बी पार्ट।